Hello students, again welcome to the official YouTube channel of SSCM College Mandalgarh. I'm Anjali Agarwal, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारा आज का टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। इससे पहले मांग विश्लेषण के फर्स्ट पार्ट में हमने मांग का अर्थ, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग के प्रकार, मांग का नियम आदि का विस्तृत अध्ययन किया था। तो अभी हमारा आज का टॉपिक है मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हमने लास्ट वीडियो में मांग का नियम का अध्ययन किया था। हमने उसमें एक लाइन पढ़ी थी कि मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है जबकि मांग की लोच एक मात्रात्मक कथन है। लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। तो मांग का नियम क्या एक गुणात्मक कथन है। मांग का नियम हमें क्या बताता है, जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ते हैं तो उनकी मांग कम होती है, और जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य कम होते हैं तो मांग बढ़ती है। यानी मांग और कीमत, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, विपरीत संबंध होता है। तो मांग का नियम हमें केवल ये संबंध बताता है कि यदि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य, यदि प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, वो हमें केवल एक दिशा बताता है। जबकि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मांग की लोच को कहा है कि वो एक मात्रात्मक कथन है। मांग की लोच हमें बताती है कि यदि प्राइस यदि वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि होती है, अगर हम क्वांटिटी में बात करें कि यदि वस्तु के मूल्य 10% से बढ़ जाते हैं तो मांग कितने प्रतिशत से कम होगी, ये गणना हम किस में करते हैं, मांग की लोच में करते हैं। तो मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है जो केवल एक दिशा बताता है, जबकि मांग की लोच एक मात्रात्मक कथन है जिससे हमें ये पता चलता है कि यदि वस्तु और सेवाओं के मूल्य इतने प्रतिशत से बढ़े हैं तो कितने प्रतिशत से उनकी डिमांड कम होगी, या हम दूसरे शब्द की वस्तुओं और सेवाओं के यदि मूल्य कम हुए हैं तो कितने प्रतिशत से उनकी डिमांड इंक्रीज हुई है। तो इसका अध्ययन ये हम किस में ज्ञात करते हैं, मांग की लोच में ज्ञात करते हैं। अब है मांग की लोच का आशय। किसी वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप, हमेशा पहले भी जब मैंने मांग के नियम का हमने अध्ययन किया तो मांग के नियम में भी हमने ये पढ़ा था कि कीमत का प्रभाव मांग पे पड़ता है। आप कभी भी इस तरह नहीं लिखेंगे कि वस्तु की मांग बढ़ने पर उसकी कीमत कम हो जाती है, गलत है। हम किस तरह लिखेंगे कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। तो इसमें भी आपको किसी वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन का अध्ययन मांग की लोच के अंतर्गत किया जाता है। मांग की लोच को हम किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल ई पी, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी, या हम बोल दें ई डी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दोनों सेम है। हम कभी भी मांग की लोच को अगर शॉर्ट में आप लिखेंगे तो इसी तरह लिखा जाता है ईपी या ईडी। मांग की लोच ऋणात्मक होगी क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में दोनों में ऋणात्मक संबंध होता है, लेकिन हम ऋणात्मक साइन को व्यक्त नहीं करते हैं। मूल्य एवं मांग की मात्रा में विपरीत संबंध होने के कारण इसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है, किंतु व्यवहार में मूल्य मांग लोच हेतु ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। अतः अभी जो मैंने आपको समझाया कि मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है जबकि मांग की लोच एक मात्रात्मक कथन है। कितनी बार क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि इस कथन की व्याख्या कीजिए या इस कथन को समझाइए। तो मांग की आप कैसे समझाएंगे कि भाई मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, यानी केवल दिशा बताता है, जबकि मांग की लोच एक मात्रात्मक कथन है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। वो हमें ये बताते हैं कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने पर मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। मांग की लोच की डेफिनेशन भी यही है कि वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप, वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में कितना आनुपातिक परिवर्तन होगा, ये क्या कहलाती है, मांग की लोच कहलाती है। आपको परिभाषा दी गई है मेयर्स के अनुसार, प्रोफेसर मार्शल, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। अभी जॉन रॉबिन्सन, किसी कीमत विशेष अथवा उत्पत्ति विशेष पर मांग की लोच किसी कीमत में थोड़े से परिवर्तन के फलस्वरूप खरीदी जाने वाली
मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन की कीमत के आनुपातिक परिवर्तन पर भाग देने में प्राप्त होती है। प्रोफेसर मार्शल ने किस तरह परिभाषित किया है? बाजार में किसी वस्तु की मांग की लोच अधिक या कम तब कही जाएगी जब मूल्य में एक निश्चित कमी होने पर उसकी मांग में अधिक या कम वृद्धि होगी तथा मूल्य में एक निश्चित वृद्धि होने पर मांग में अधिक या कम होगी। आप आपके शब्दों में भी परिभाषित कर सकते हैं। आप लिख सकते भाई मांग की लोच को परिभाषित कीजिए। मांग की लोच से क्या आशय? तो किसी भी वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में जो प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन होता है, इसका अध्ययन मांग की लोच में किया जाता है या इसे ही मांग की लोच कहा जाता है। अब आपको फॉर्मूला है मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन या डिवाइडेड बाय कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। आप मांग की मात्रा में आनुपातिक या प्रतिशत, हम दोनों शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। तो मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटेवा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, हमेशा क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस ऊपर आएंगे, डिवाइडेड बाय कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो ये जो आपका साइन होता है ये कहलाता है चेंज इन Q अपॉन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P अपॉन P। चेंज इन Q अपॉन Q यानी हमने क्या लिखा है कि उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, क्वांटिटी में डिवाइडेड बाय प्राइस में कितना परिवर्तन हुआ है। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है चेंज इन Q बटेवा Q, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज इन Q बटेवा Q मल्टीप्लाइड बाय P अपॉन चेंज इन P। ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये था मांग की लोच से क्या आशय है कि वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच को हम ED या जो मांग की कीमत लोच होती है उसे EP से व्यक्त करते हैं। दोनों के मध्य, कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा के मध्य ऋणात्मक संबंध होने के कारण मांग की लोच ऋणात्मक होती है, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। अब है मांग की लोच की प्रकृति अथवा प्रकार। इम्पॉर्टेंट है, हमने मांग के प्रकार पढ़े थे। मांग की आय मांग, कीमत मांग और आड़ी या तिरछी मांग। जिस प्रकार मांग के 3 प्रकार थे उसी मांग की लोच के भी 3 ही प्रकार है। मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी या तिरछी लोच। बस इस मांग के नियम में हमने क्या किया था, केवल वो गुणात्मक कथन था तो केवल दिशा बता रहा था। अब हम यहाँ क्या करेंगे, उसी चीज को प्रतिशत में कैलकुलेट करेंगे। बाकी आशय वही है। मांग की आय लोच से क्या आशय था, या मांग की कीमत लोच कि मांग की वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के मध्य जो संबंध था वो क्या था हमारा, कीमत मांग कि कीमत बढ़ने पर मांग कम होगी। उसी तरह मांग की कीमत लोच क्या है, वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है वह मांग की कीमत लोच कहलाती है। और अगर मैं आय लोच, तो उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप, आपको सिर्फ वर्ड चेंज करना है, उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे मांग की आय लोच कहते हैं। यहाँ से जो आपका फॉर्मूला है वहाँ भी बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ जैसे वस्तु के ऊपर तो हमेशा मांगी जाने वाली मात्रा में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन ही आएगा, लेकिन नीचे जैसे यहाँ वस्तु की कीमत है तो उसकी जगह उपभोक्ता की आय आ जाएगा। आड़ी या तिरछी मांगे तो स्थानापन्न या पूरक वस्तुओं की कीमत आ जाएगी। तो फर्स्ट है मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच के अंतर्गत कीमत के परिवर्तन से मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उस पर विचार किया जाता है। किसी वस्तु की कीमत में एक निश्चित परिवर्तन होने पर उसकी मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होगा उसकी माप ही मांग की कीमत लोच कहलाती है। क्या है, किसी वस्तु की कीमत, देखिए आप केवल यदि सूत्र भी याद कर लेंगे तो परिभाषा आप स्वयं लिख सकते हैं। किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन होने पर, यह वस्तु की कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन होने पर उसकी मांग की मात्रा में जो आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन होता है उसकी माप मांग की कीमत लोच कहलाती है।
मांग की कीमत लोच और मांग की लोच दोनों एक ही, हम कीमत लोच और मांग की लोच को एक ही मानते हैं। उसी तरह हम परिभाषित भी करते हैं। यदि मांग की लोच की परिभाषा पूछी जाए तो ये ही मांग की लोच की भी परिभाषा है कि वस्तु की कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में जो आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन होता है उसकी माप मांग की लोच कहलाती है। वही फॉर्मूला अभी हमने ऊपर पढ़ा था, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन चेंज इन पी। किसी भी तरह लिखें, मैथमेटिकल रूप में आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। आप इन दोनों को एक तरफ ले आए, चेंज इन क्यू बटा चेंज इन पी मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन क्यू। तो ये थी मांग की कीमत लोच। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आपको यहाँ एक एग्जाम्पल गिवन है। किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये से घटकर 8 रुपये हो गई और जो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा है वो 40 से बढ़कर 50 हो गई। यही ना कि कीमत घटेगी, कीमत 10 से 8 हुई तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा 40 से बढ़कर 50 हो जाती है। तो इससे कीमत मांग लोच ज्ञात कीजिए। आपको प्राइस है, प्राइस पहले देखो, इनिशियल प्राइस थी 10 घटकर हो गई 8, तो क्वांटिटी डिमांडेड पहले 40 थी तो कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी, तो 40 से 50 हो गई। हमारा फॉर्मूला है चेंज इन क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी या पी। आप यहाँ फिर मैंने बताया ना, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय, ये देखो बटे हुए में है तो ऊपर चला जाएगा ना, तो इस तरह लिखा जाएगा पी अपॉन चेंज इन पी। क्यू में कितना चेंज हुआ, क्यू आपका क्या था पहले 10 से 8 हो गया, यानी 10 माइनस 8 कितना हो गया आपका चेंज इन क्यू 2 डिवाइडेड बाय क्यू। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 10, इनिशियल प्राइस सॉरी ये आपका पी वाला है, यहाँ ये प्राइस है तो हम वापस करते हैं, ये आपका प्राइस है, ये आपका क्वांटिटी डिमांड है। तो चेंज इन क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन चेंज इन पी। चेंज इन क्यू कितना है, क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया 40 से 50, 10 का। चेंज इन इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 40, प्राइस में कितना, इनिशियल प्राइस थी 10, प्राइस में कितना चेंज आया 2। तो आप यही देखिए 10/40 मल्टीप्लाइड बाय 10/2 कितना आंसर आ रहा है 1.25। यानी मांग की लोच क्या है, इकाई से अधिक है। यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल ईपी, इलास्टिसिटी का मान कितना है 1.25, इसे हम अधिक लोचदार, यदि 1 से अधिक है तो इकाई से अधिक, 1 है तो इकाई के बराबर और 1 से कम है तो इकाई से कम। हम अगले वीडियो में विस्तृत अध्ययन करेंगे मांग की लोच की श्रेणियों का, तो उसमें ये चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगी। सेकंड है मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि उपभोक्ता की आय में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में जो प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे मांग की आय लोच कहा जाता है। लोच से आशय कि कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, मतलब कितनी इलास्टिसिटी, हमारा इलास्टिक जो वर्ड है उसी से बना है, इलास्टिक को हम कितना खींच रहे, तो मतलब यही हुआ कि कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग में कितनी इलास्टिसिटी आ रही है, मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप जब मांग में परिवर्तन होता है तो उसकी माप हम मांग की कीमत लोच में करते हैं। अब यदि उपभोक्ता की आय में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में जो प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं मांग की आय लोच। मांग की आय लोच से आशय इस बात की माप करने से कि उपभोक्ता की आय में एक निश्चित परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। तो ये देखिए, मांग में आनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय आय में आनुपातिक परिवर्तन। हमने कीमत मांग में क्या किया था, यहाँ नीचे क्या आया था वस्तु की कीमत में, तो उसकी जगह क्या आ गया उपभोक्ता की आय में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। फॉर्मूला वही चेंज इन क्यू अपॉन क्यू, वहाँ कीमत था तो पी बटा चेंज इन पी था, या वाई बटे व चेंज इन वाई। अब जब हमने आय मांग का अध्ययन किया था तब हमने दो चीज़ों के बारे में उपभोक्ता की आय मांग को देखा था कि उपभोक्ता की आय बढ़ने का या कम होने का जो वस्तुएं होती हैं उनके प्रकार पर भी निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पर। दो तरह की वस्तुएं होती हैं, निकृष्ट वस्तुएं या जो हम जिन्हें घटिया वस्तुएं कहा जाता है, और एक श्रेष्ठ श्रेणी की वस्तुएं होती है। जो श्रेष्ठ वस्तुएं होती हैं उनकी, जैसे मैंने बोला कि श्रेष्ठ है बढ़िया क्वालिटी की जो गुड्स है, उनकी क्वांटिटी डिमांड
उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो उनकी डिमांड भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, और उपभोक्ता की आय कम होने पर उनकी मांग भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन घटिया या निकृष्ट वस्तुओं का जो आय मांग वक्र होता है, तो आय, उपभोक्ता की आय और निकृष्ट वस्तुओं की मांग दोनों में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। अब यहाँ देखिए आपको समझाया गया है, जो आय मांग होती है उसे EY, जो हमारी, हम उसको किससे व्यक्त करे थे, EP, इसको हम EY से व्यक्त करते हैं। इसका मान अगर धनात्मक आता है तो वस्तुएं क्या होगी, श्रेष्ठ वस्तुएं। आप कैलकुलेट करते हैं, जैसे भी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, हम आगे देखेंगे। जब हम कैलकुलेट करते हैं और आंसर धनात्मक आता है, पॉजिटिव आता है, तो क्या कहलाएगी वो वस्तुएं, श्रेष्ठ वस्तुएं, क्योंकि श्रेष्ठ वस्तुओं के साथ धनात्मक संबंध होता है। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है और उपभोक्ता की आय कम होने पर श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग भी कम हो जाती है। बहुत इजी कंसेप्ट है। आप खुद स्वयं एक उपभोक्ता हैं तो आप एक उपभोक्ता की तरह सोचेंगे तो ये चीज़ें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की। केवल यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपके जब भी फ्यूचर में कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें, चाहे नेट फाइट करें या हम इस तरह जिसमें भी इकोनॉमिक्स आएगी, तो इसी तरह के आपको कंसेप्ट पूछे जाते हैं कि भाई यदि धनात्मक है आय मांग तो कौन सी वस्तुएं होगी, श्रेष्ठ वस्तुएं, क्योंकि जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है, दोनों में धनात्मक संबंध है। और यदि ऋणात्मक मान आता है तो वह वस्तुएं निकृष्ट या हीन वस्तुएं कहलाती है। इंग्लिश में हम बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। अब आपको एग्जाम्पल गिवन है, किसी उपभोक्ता की आय 5,000 से बढ़कर 7,000 हो जाती है। यदि आय बढ़ेगी और वस्तु की मांग 50 से बढ़कर 60 इकाइयाँ हो जाती है तो आय मांग लोच ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको Y यानी उपभोक्ता की प्रारंभिक आय 5 थी, बढ़कर 7 हो गई, प्रारंभिक मांग 50 थी, बढ़कर 60 हो गई। यानी तो फॉर्मूला है वही आपका चेंज इन Q अपॉन Q मल्टीप्लाइड बाय Y अपॉन चेंज इन Y। चेंज इन Q क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, 50 से 60 यानी 10। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, 50। इनिशियल इनकम कितनी थी, उपभोक्ता की आय 5,000, और चेंज इन वाई कितना हुआ, 7 - 5 2। तो 10/50 मल्टीप्लाइड बाय 5,000 डिवाइडेड बाय 2,000, आंसर आया 0.5। तो धनात्मक है तो यानी ये वस्तुएं क्या है, उत्कृष्ट या श्रेष्ठ वस्तुएं हैं। और ये देखिए 0.5 के पहले कोई चिन्ह नहीं है, अतः ये धनात्मक या उत्कृष्ट वस्तुएं कहलाएगी। और मांग की लोच क्या है, इकाई से कम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है आपको, आय 5 से 6 हो गई है, जो क्वांटिटी डिमांड है वो 50 से कम होके क्या हो गई है, 40 हो गई है। तो वही आय डिमांड में कितना चेंज हुआ, -10। ये देखिए, और हम जो प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं, कीमत मांग, वो तो हमेशा ही ऋणात्मक होती है, इसलिए केवल हम कीमत मांग में ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। इनिशियल 50 है, ये 5,000 है इनिशियल आय, और 6,000 - 5,000 1,000, आंसर आ रहा -1। तो ये वस्तुएं क्या है, निकृष्ट या इंफीरियर गुड्स है, और जो मांग की लोच है वो इकाई के बराबर है। नेक्स्ट है आपका मांग की आड़ी या तिरछी लोच। हमने आड़ी या तिरछी मांग पढ़ा था, तो आड़ी या तिरछी मांग में क्या था कि स्थानापन्न या पूरक वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग पर, मांगी जाने वाली मात्रा पर जो प्रतिशत परिवर्तन होता है या जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मांग की आड़ी या तिरछी मांग, या मांग की आड़ी या तिरछी लोच। लोच आएगा तो प्रतिशत या आनुपातिक वर्ड आएगा कि स्थानापन्न या पूरक, या हम बोले संबंधित वस्तुओं की कीमतों में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में जो प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे मांग की आड़ी या तिरछी लोच कहते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो दो वस्तुएं होती है, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुओं की भी हमने उसमें देखा था कि स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है, आपका टी एंड कॉफ़ी। अब स्थानापन्न वस्तुओं में किस तरह का संबंध होता है, कल भी मैंने बताया था जब हमने डिमांड एनालिसिस में आए तिरछी मांग पढ़ा था। यदि टी की प्राइस इंक्रीज होगी तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। कॉफ़ी की डिमांड है, टी की प्राइस है, यदि चाय के मूल्यों में वृद्धि होगी तो कॉफ़ी की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो
अब यहाँ पे दोनों में कौन सा संबंध है, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है तो धनात्मक। अब यदि आंसर पॉजिटिव आता है, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया, यदि आंसर प्लस में आता है तो हम क्या बोलेंगे, वस्तुएं कौन सी है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं। और यदि आंसर माइनस में आता है, ऋणात्मक आता है, तो कौन सी वस्तुएं होगी, पूरक वस्तुएं, क्योंकि पूरक वस्तुओं के मध्य क्या होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। अब ये वही है, इसको हम EX/Y द्वारा व्यक्त करेंगे, या हम EC क्रॉस इलास्टिसिटी है तो आप इसको EC या EXY लिख सकते हैं। EC का मान प्लस होने पर स्थानापन्न वस्तुएं और माइनस होने पर पूरक वस्तुएं कहलाती है। क्यों कहलाती है ये भी मैंने बता दिया आपको। इसका फॉर्मूला वही, X वस्तु की कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय Y वस्तु की कीमत में, X वस्तु की कीमत से और X वस्तु की मांग, यहाँ Y वस्तु की कीमत में नहीं आएगा, यहाँ Y वस्तु की मांग आएगा, डिमांड। Y वस्तु की मांग में क्या, किसी वस्तु की मांग पर जो संबंधित वस्तुएं होती है उनके मूल्यों के परिवर्तन का प्रभाव भी होता है। वह संबंधित वस्तुएं या तो पूरक होगी या स्थानापन्न होगी। इसे ही मांग की आड़ी या तिरछी लोच के अंतर्गत संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन से किसी वस्तु विशेष की मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को व्यक्त किया जाता है। यहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ वस्तु की कीमत, ये कीमत वर्ड गलत है, इसकी जगह आप लिखेंगे मांग, कि X वस्तु की मांग में होने वाला अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय Y वस्तु की कीमत में होने वाला अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। फॉर्मूला देखिए, क्वांटिटी ऑफ X डिवाइडेड बाय वही चेंज इन Q, हमारा जो फॉर्मूला चलता है चेंज इन QX डिवाइडेड बाय QX मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ, यहाँ Y की आ जाएगी, Y चाहे वो स्थानापन्न है या पूरक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ Y। अब यहाँ हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया गया है, यदि Y वस्तु की कीमत 5 रुपये से बढ़कर 7 रुपये हो जाती है, ये Y की प्राइस है, 5 से बढ़कर 7 हो गई है, और X वस्तु की यहाँ आपको डिमांड दे रखी है 10 से बढ़कर 15 हो जाती है, तो मांग की आड़ी या तिरछी लोच, प्रारंभिक आय कितनी थी, कीमत, तो पहले तो हम क्वांटिटी का देखें, चेंज इन क्वांटिटी 10 से 15 कितना आया 5, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 10, मल्टीप्लाइड बाय प्राइस में कितना, प्राइस कितनी है इनिशियल प्राइस 5, डिवाइडेड बाय प्राइस में कितना चेंज आया 2। तो ये देखिए, आप किसी भी तरह लिखिए, 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 5/2, आंसर आ रहा 1.25। धनात्मक है तो वस्तुएं क्या है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं। तो इस वीडियो में हमने मांग की लोच का अध्ययन किया कि मांग की लोच से क्या आशय होता है, और मांग की लोच के तीनों प्रकार, आय मांग, मांग की आय लोच, मांग की कीमत लोच और मांग की आड़ी या तिरछी लोच। परिभाषा या अर्थ हम बोले तो तीनों का एक समान है, बस थोड़ा सा अंतर है। यदि आप रटे नहीं और इसको समझें तो ये कंसेप्ट बहुत इजी है और आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, फिर भी यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि वस्तु हमेशा जो नीचे वाली चीज़ है कि जिसमें परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तन हमेशा डिमांड पे ही आएगा, तो वस्तु की कीमत में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में जो प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे उसकी माप क्या कहलाती है, मांग की कीमत लोच या मांग की लोच हम बोल सकते हैं। अब उपभोक्ता की आय में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में जो आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन होता है, इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, मांग की आय लोच। आय का प्रभाव मांग पे दिखाना है, कीमत का प्रभाव मांग पे दिखाना है तो वो कीमत लोच, आय का प्रभाव मांग पे दिखाएंगे तो आय लोच, और आड़ी या तिरछी लोच संबंधित, हम यहाँ बोले दूसरे शब्दों में स्थानापन्न या पूरक वस्तुओं के मूल्य में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन होने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में जो प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे हम मांग की आड़ी या तिरछी लोच कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ।